हम इंतजार कर रहे हैं कि कब एक बार फिर से देश की स्वास्थ्य सेवाएं हुंकार भरेगी कोरोना वायरस के खिलाफ, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं संक्रमण के। शवों को जलाने, उनके अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाटों में जगह नहीं मिल रही है। अलग अलग जगह पर इतनी लाशें, उनका अंतिम संस्कार हुआ है कि बर्नर भी तबाह हो गए हैं। अब आगे क्या? ये दूसरी लहर खत्म कब होगी? क्या हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब पता लगाने की कोशिश हो रही है। खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं अब एक ही सवाल आप लोगों से जानना चाहती हूँ। गौरव भाटिया, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। सवाल ये है कि सीबीएसई के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे भी लिखा है, लगातार ट्विटर पर संपर्क कर रहे हैं, फेसबुक पर संपर्क कर रहे हैं, कुछ खत भी मुझे मिले हैं जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि सीबीएसई एग्जाम हम पर इतना अत्याचार क्यों? रूबिका जी, मैं पहले अभी तक जो चर्चा हुई है उस पर भी बात कर लूं और फिर आपके प्रश्न का उत्तर भी दे दूंगा। सबसे पहले तो बात करी जा रही थी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं देश में संविधान कहता है केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, तो दोनों की जिम्मेदारी होती है, साथ में नागरिकों की भी जिम्मेदारी होती है। और डॉक्टर कौशल जी से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, वो कह रहे थे किसी व्यक्ति को बेड की जरूरत थी और मिला नहीं। अगर उसमें छोटी सी भूमिका हम निभा सके तो इस कार्यक्रम के बाद प्लीज डॉक्टर कौशल जी मुझे बताइएगा। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उस परिजन को बेड भी मिले और अच्छी चिकित्सा भी मिले। तीसरी बात आपने जो छात्रों की करी है, ये जो बच्चे हैं जो इम्तिहान में बैठेंगे रूबिका जी, ये हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं। लेकिन आप भी समझ सकती हैं कि ये निर्णय लेना कि बिना एग्जाम के आगे बच्चों को पास करवाना है या नहीं है, ये कोई आसान निर्णय नहीं होता है। और जो विशेषज्ञ हैं वो सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। संवेदनशील सरकार हमारी है, इतना मैं जरूर कहूंगा। इसका हल भी जरूर निकाला जाएगा, लेकिन एक प्रवक्ता इसका जवाब नहीं दे सकता। नहीं, ठीक है, चौथी ठीक बात, है, मैं आपको पर्सनल प्रवक्ता ना दें, लेकिन मुझे आई एम श्योर नहीं। एक सेकंड गौरव भाटिया प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए गौरव भाटिया, आप खुद एक पिता हैं, क्या आप अपने बच्चों को, अगर वो 10वीं या 12वीं के इम्तिहान देने जा रहे हैं, आप कंफर्टेबल होंगे अपने बच्चों को एग्जाम के लिए भेजने में? बहुत पर्सनल सवाल है लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछिए। रूबिका जी, मैं शुरुआत करूं, बस एक लाइन बोल दूं। अभी मैं अभिज्ञान सुन रहा था, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि नेता होना गाली हो गया। अभिज्ञान जी, ऐसा है नहीं। मैं आपको बता दूं, रूबिका जी ने सवाल किया, मैं अपने बच्चे अगर मेरे हैं तो इस देश में या प्रदेश में जो बच्चे हैं वो भी हमारे ही हैं। और नेता की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, कोई भी निर्णय ले तो वो देश हित में ले और सभी बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करते हुए ले। और रूबिका जी, आप ये कैसे मान लेती हैं कि हम लोग अपनी बात पार्टी फोरम में नहीं रखेंगे? मैं पूछ रही हूँ गौरव भाटिया, एक पिता होने के नाते आज की तारीख में अपने बच्चों को इम्तिहान के लिए भेजने में कंफर्टेबल होंगे कि नहीं? रूबिका जी, मैं पुनः कहूंगा, जो मापदंड मेरे बच्चों के लिए हैं वही मापदंड दूसरे बच्चों के लिए हैं, क्योंकि वो भी हमारे ही बच्चे हैं। और इसका निर्णय मैंने बच्चों के मापदंड की बात ही नहीं की, मैंने पिता की भावना पूछी है। मैं बता रहा हूँ आपको, भावना बता। जो भी निर्णय होगा वो बच्चों के हित में होगा, इतना मैं आपसे जरूर कह सकता हूँ। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरे लिए दूसरे मापदंड है और दूसरों के लिए अलग मापदंड। गौरव भाटिया जी, मैं आपको एक पिता के तौर पर सवाल पूछ रही हूँ। मुझे लगता है दुनिया का कोई भी पिता इस हालात में बहुत सिंपल सा जवाब देगा, जिसे आप देने में हिचकिचा रहे हैं। मैं बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ, और ये बात क्या कह रहा हूँ कि जो भी निर्णय लिया जाएगा थोड़ा सा संयम बनाए रखिए और देखिए कि क्या निर्णय होता है। और मैं कह रहा हूं बार बार, ये हमारे बच्चे हैं, इसमें कोई मेरे बच्चे क्या करेंगे वो अलग करेंगे और बाकी बच्चे अलग करेंगे, ऐसे दोहरे मापदंड भारतीय जनता पार्टी नहीं सिखाती है। यही बात का पुनः दोहरा रहा हूं। बच्चों की बात नहीं हो रही है गौरव भाटिया। जब मैं अपना सवाल पूछती हूँ, मैं बहुत क्लैरिटी के साथ सवाल पूछती हूँ। मेरा सवाल बच्चों को लेकर नहीं, मेरा सवाल एक पिता को लेकर है। क्या वो पिता, जैसे आप मुझसे पूछिए, मैं कहूंगी मेरा बच्चा इतना बड़ा नहीं है, पर मैं कहूंगी कि मैं अपने बच्चे को इम्तिहान के लिए नहीं भेज पाऊंगी। मैं एक माँ का कलेजा तो साथ नहीं देगा। सुप्रिया श्रीनेत, आप भेजेंगी सीबीएसई एग्जाम में 10वीं और 12वीं के, और वो भी तब जब कुछ भी हो सकता है? दूसरी वेव ऐसे खड़ी है जैसे पूरे देश को लील जाएगी।
आपके बच्चे भी छोटे और जहां तक मेरी जानकारी है गौरव जी के बच्चे भी बहुत छोटे, लेकिन मेरी बेटी 12वीं का इम्तिहान देने जा रही है और मेरा कलेजा ये सोचकर कांप जाता है कि अगर पहले इम्तिहान के बाद उसको दूसरे इम्तिहान से पहले कुछ संक्रमण हो गया तो मैं क्या करूंगी। मैं बहुत भयावह स्थिति में हूं और इसीलिए मुझे सोच के मैं कांप जाती हूं कि मुझे भेजना है नहीं भेजना है। और मैं आशा करती हूं कि सीबीएसई बोर्ड, मैं आशा करती हूं एचआरडी मिनिस्ट्री इन लाखों बच्चों को के भय के बारे में सोचेगी, इनके घर वालों के बारे में सोचेगी, क्योंकि एक संक्रमण है। मेरी बच्ची जाएगी, उसको हो सकता है संक्रमण हो जाए, वो घर आएगी, हमको हो सकता है, मेरे बुढ़े सास ससुर रहते हैं उनको हो सकता है, वो वृद्ध है। आप कितनी बड़ी विशिष्ट साइकिल चला रहे हैं। और मैं फिर से कहूंगी रुबिका जी, ये माता पिता होने का बात नहीं है, ये बात है कि संक्रमण किस हद तक फैल सकता है उससे, पहली बात। और मैं एक और बात कहूंगी, हमने 10 करोड़ 85 लाख लोगों को अभी तक वैक्सीन लगाई है, जो करीब करीब 6% है। इस बात को नजरअंदाज मेरे साथ किया जा रहा मध्य है प्रदेश के कि मुख्यमंत्री 30 करोड़ शिवराज सिंह लोगों को- चौहान जुड़ चुके हैं। मैं माफी चाहती हूं कि बीच में आपको रोकना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जुड़ चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता चला कि आप लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश के हालात कोरोना को लेकर शिवराज जी बहुत खतरनाक है। आपने लॉकडाउन भी कई जिलों में, कई शहरों में लगा दिया है, लेकिन स्थिति इस वक्त आपको कैसी नजर आ रही है? तो मैं बताऊं कि हमने लॉकडाउन नहीं लगाया है। हमारे यहाँ जनता ने एक नया प्रयोग किया है, उसमें सरकार कोई इंटरवीन नहीं करती। हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बना हुआ है हर जिले में। हमारे जनप्रतिनिधि सारे उसमें शामिल है, समाज सेवी संस्थाएं शामिल है। वो लोग मिलकर तय करते हैं और लॉकडाउन नहीं है, वो कुछ चीज़ें प्रतिबंधित वो करते हैं जिसमें ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, और कई चीज़ों को हम वो छूट देते हैं कि सारी फैक्ट्री चलती रहेंगी, सारी कंस्ट्रक्शन गतिविधियां चलती रहेंगी। कई चीज़ों को छूट दी है, किराने की दुकान हो, दूध हो, सब्जी हो, तो कई तरह की गतिविधियां, जैसे होटल होम डिलीवरी कर सकती है, टेक अवे कर सकती है, कई तरह की गतिविधियां उसमें चालू है। कुछ तरह की गतिविधियां जिसमें भीड़ इकट्ठी होने का खतरा रहता है वो बंद किया है। और ये हम लोगों ने, क्योंकि जनता के साथ ही मिलके इससे लड़ सकते हैं हम। जिस तेज़ी से ये संक्रमण फैल रहा है वो मतलब मैं आश्चर्यचकित तो नहीं करूँगा, लेकिन कल्पना नहीं थी कि इतनी तेज़ी से फैलेगा। अब उसको रोकने के लिए जनता के साथ मिलके ही एक तरफ संक्रमण की चैन तोड़ने का प्रयास, लॉकडाउन भी उसका विकल्प नहीं है, क्योंकि लोग बेरोजगार होते हैं, काम धंधे पूरी तरह से ठप हो जाते हैं। तो ये एक अलग रास्ता निकाला है जिसको कोरोना कर्फ्यू लोगों ने कहा है। उसके माध्यम से कुछ चीज़ें बंद करके कुछ चालू रख के संक्रमण की चैन तोड़ना। एक बात आज ही हम लोगों ने तय किया है, हमारे सारे प्रभारी मंत्री हर जिले में गए हुए हैं, उसमें हम लोगों ने ये तय किया कि जनता खुद ये तय कर रही है कि हमारी पंचायत ये 1 हफ्ते नहीं खुलेगी, बंद रहेगी, और सामान लेने जाना है तो 2 लोग जाएंगे और जाके सामान लेके सप्लाई कर देंगे। हम लोग ये आह्वान भी कर रहे हैं अलग अलग के मोहल्ले में या वार्ड में या रहवासी संघ अपने अपने हाथ खुद तय करें कि हमारा ये मोहल्ला बंद रहेगा, सामान की ज़रूरत है तो इतने लोग जाके ले आएंगे। तो वो एक अलग तरह का स्वरूप जनता के सहयोग से हमने तय किया है। एक, जनता के सहयोग से लोगों को अवेयर करते हुए मास्क पहने, दूरी बनाए रखें वगैरह वगैरह, और ये संक्रमण की चैन टूटे। नंबर 2, इस समय संक्रमितों की संख्या, इसमें कोई दो मत नहीं है, बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और निश्चित तौर पर जब इतनी तेज़ी से संक्रमितों की संख्या बढ़ती है तो संकट आता है। हम लोग पूरी ताकत के साथ भिड़े हुए इसमें कि अस्पताल में हम बिस्तरों की संख्या बढ़ाएं। आमतौर पर बिस्तर की कमी नहीं होगी, लेकिन हमको चाहिए ऑक्सीजन और एचडीयू बेड। सामान्य बेड कई जगह खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं हमारे, जहां आसपास के भी सीरियस पेशेंट्स आते हैं, वहां हम सरकारी स्तर पर भी और प्राइवेट सेक्टर में भी लगातार बिस्तरों की संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं। अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी लिए जा रहे हैं। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हम ऐसे ले रहे हैं कि जिनमें पेमेंट सरकार करेगी, जैसे इंदौर में आज ही हमने इंडेक्स लिया है, वहाँ 1000 बेड ले लिए, गरीब भर्ती होगा, पेमेंट सरकार करेगी। भोपाल में हमने आज ही RKDF अस्पताल लिया है, यहाँ पीपुल्स लिया है, JK लिया है, और भी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर जैसे अस्पताल बन सकते हैं, कई जगह हम होटल को ही कन्वर्ट कर देंगे अस्पताल के कमरों में।
तो प्राइवेट सेक्टर प्लस सरकारी सेक्टर दोनों मिलकर बिस्तरों की संख्या बढ़ाते जाएं। हमारे पास अभी 9 अप्रैल को जो बिस्तरों की संख्या थी 30,742, अब बढ़ा के हमने कर दी है 36,446। हाँ। 5 दिन में 5,700 बेड्स बढ़ाएं और ये लगातार हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक चैलेंज और चुनौती होती है ऑक्सीजन बेड्स में ऑक्सीजन की आपूर्ति की। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए भी भारत सरकार से निरंतर हम संपर्क में हैं। 8 अप्रैल को हमारे यहाँ 130 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की उपलब्धता थी, 12 अप्रैल को बढ़ के वो 267 मीट्रिक टन हो गई। क्योंकि संक्रमित बढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन बेड्स पे ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ रही है। हम एक काम ये भी कर रहे हैं कि कहीं जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की खपत ना हो, जितनी जरूरत है उतनी हो। तो एक हमारा ये प्रयास चल रहा है और तीसरा हमारा वैक्सीनेशन का काम हम तेजी से करने की कोशिश कर रहे हैं। टीकाकरण टीका उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें अधिकतम हम वैक्सीनेशन कर पाएं, इसके प्रयास कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत मुझे कहने में कोई इससे गुरेज नहीं है कि लगातार संक्रमित बढ़ रहे हैं, लेकिन हम दिनों रात भिड़े हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इससे हम निपट पाएं। जी शिवराज जी, आपने कहा कि ऑक्सीजन को लेकर जो बातें आपने की, यानी मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जैसे कुछ ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी शासित नहीं है, वो ये कह रहे हैं ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी के चलते भी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्या मध्य प्रदेश में ऐसा है? नहीं, मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि ऑक्सीजन की आपूर्ति चैलेंज जरूर है। चैलेंज इसलिए है कि हमारे यहाँ अलग राज्यों से आती टैंकर आता है, रास्ते में टैंकर डिले ना हो जाए, लेट ना हो जाए। अगर 4 घंटे टैंकर लेट हो गया, मान लीजिए अहमदाबाद से सूरत से ऑक्सीजन आ रही है, हमारे यहाँ ऑक्सीजन झारखंड से आ रही है, तो हमने तो ऑक्सीजन के जो टैंकर है उनको एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी घोषित कर दी। पुलिस वाले उन पर बिठा देते हैं, फिर भी गाड़ी कई बार ऐसी परिस्थिति बनती कि 2 घंटे लेट हो गई, 3 घंटे लेट हो गई। तो इस तरह का संकट आता रहता है, लेकिन हम उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार के हम निरंतर संपर्क में हैं और हम जितनी चाहते हैं ग्रेजुअली बढ़ती है, लेकिन उसके हिसाब से ऑक्सीजन हमको मिलती चली जाती है। संकट तो पूरे देश में है, लेकिन फिर भी उपलब्धता है और ऐसी स्थिति नहीं है। एक हमको मैनेज करना, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल इन्वॉल्व हो गए बड़ी संख्या में। किसी ने 10 मरीज भर्ती कर लिए, किसी ने 20 मरीज भर्ती कर लिए। हाँ। अब वो कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, अगर वो समय पे नहीं बताते तो रियल टाइम में जानकारी प्राप्त करना और आपूर्ति करना ये चुनौती है। लेकिन हम लोग लगातार लगे हुए हैं और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल जो मध्य प्रदेश से कई लोगों ने बकायदा मुझसे भी पूछा है और ये परेशानी उठाई है, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है जो लगता है उसे लेकर बड़ी वहाँ किल्लत हो रही है। कई कालाबाजारी के भी शिकार हो रहे हैं, कई लोगों ने उसे स्टॉक करना शुरू कर दिया है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है? 2 चीजें हम कर रहे हैं। एक, कम संक्रमण अगर होता है तो टेमी फ्लू करके और एक और टेबलेट है वो भी इसमें काम करती है, क्योंकि इंजेक्शन ज़्यादा जब इन्फेक्शन फैलता है तब दिया जाता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक टेबलेट है, वो टेबलेट शायद मैं नाम सही बता पाया कि नहीं, मैं एक बार देखता हूँ, लेकिन एक टेबलेट है जो एंटीवायरल है, उसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं कि कम संक्रमण में वो दी जा सकती है। दूसरे बीच में इंजेक्शन की किल्लत काफ़ी बढ़ी, इसमें कोई 2 मत नहीं है। अब जब किसी चीज़ की किल्लत बढ़ती है और आशंका होती है कि ये ख़त्म हो जाएगा, तो फिर कालाबाजारी, जमाखोरी, कुछ रख लो, पहले से ही खरीद के रख लो, इस तरह की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। हमने प्राइवेट कंपनी से टाई अप करके जितने इंजेक्शन मिल सकते थे वो सारे इंजेक्शन हमने उनसे ले लिए थे, खरीदे हैं, ऑर्डर मतलब दे दिए थे। और उसके साथ साथ हमने अब तक जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है 31,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन हम प्राप्त कर चुके हैं। हमने टेंडर भी कर दिए कि भविष्य में कमी ना रहे। अभी हमारे 16 अप्रैल तक 10,000 इंजेक्शन और मिल जाएंगे, 2,000 इंजेक्शन हमें आज मिल रहे हैं। तो उसमें भी लगातार हम नज़र रखे हुए हैं कि इंजेक्शन मिलते भी जाएं। हमने ये निर्देश भी दिए कि अगर कालाबाजारी कहीं होती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमने ये भी कोशिश की है कि कंपनियों से बात करके जो प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल हैं उनको भी कुछ इंजेक्शंस की उपलब्धता हो जाए। जी
मुख्यमंत्री जी, पिछले 10 दिनों में मरीजों की जो संख्या है संक्रमण से ग्रसित मरीजों की, वो दोगुनी हो गई है। तस्वीरें आई हैं शमशान घाट से, जहां पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, बड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसे लेकर सरकार की तरफ से क्या प्रबंध है सर? नहीं, देखिए, सरकार, संक्रमण बढ़ रहा है, मैं खुद ही कह रहा हूं, संक्रमण बढ़ता है तो संक्रमण के साथ साथ मृत्यु की संख्या भी बढ़ती है। लेकिन एक सवाल उठता है कि मृत्यु इतनी हुई, कोई सरकारी जो आंकड़े होते हैं वो तत्काल मृत्यु हुई और अपलोड हो जाए, ऐसा नहीं होता। आज मृत्यु हुई तो अंतिम संस्कार तो आज ही होता है, लेकिन डेथ, आपको पता, डेथ ऑडिट करना होता है, इसके कारण वो अपलोड होता है सरकारी सिस्टम में 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, कहीं और भी समय लग सकता है। एक बात। दूसरी, संदिग्ध मृत्यु या बाकी बीमारियों से भी मृत्यु होती है तो उनका अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत किया जाता है। एक तो उनका अंतिम संस्कार जिनकी कोरोना के कारण मृत्यु हुई है, एक उनका अंतिम संस्कार के जो कोरोना से मृत्यु नहीं हुई लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत, क्योंकि संदेह रहता है तो अंतिम संस्कार के निर्देश दिए हैं, तो वो संख्या सामने आती है। लेकिन ये संख्या जो भी है वो सामने आना चाहिए, जो स्थिति है वो सब जनता के सामने रहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो महाराष्ट्र से भी लगती हुई है। ऐसे में आपको लगता है कि जो जिले प्रभावित है महाराष्ट्र की सीमा से, उनका असर मध्य प्रदेश पर पड़ा है या आंकड़ों पर पड़ा है? देखिए, मध्य प्रदेश के वो जिले जो महाराष्ट्र की सीमा से लगे, महाराष्ट्र भी हमारे ही प्रदेश है, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। मैं कोई संकीर्ण बात नहीं करूँगा, लेकिन ये स्वाभाविक था कि महाराष्ट्र में संक्रमण भयानक स्तर पर फैला। अब नागपुर में संक्रमण फैला तो नागपुर से रोज आना जाना, छिंदवाड़े का एक ट्रेन ही नागपुर से चलती जो छिंदवाड़ा आती रोज, सिवनी का लगातार आना जाना है, जबलपुर का लगातार आना जाना है, इंदौर से नागपुर, इंदौर से मुंबई लगातार आना जाना है। तो हमारे वो जिले जो महाराष्ट्र से लगे हैं वहाँ भयंकर संक्रमण फैला, वो गांव-गांव तक भी पहुँच गया। कई जगह पंचायत स्तर तक भी हम ट्रैक कर रहे हैं। किल कोरोना अभियान 2 हम चला रहे हैं, जिसमें अब घर घर जाकर ट्रैक कर रहे हैं कि किसी को सर्दी जुकाम दूसरी चीज़ें तो नहीं, ताकि समय पे हम पता लगा सकें। लेकिन महाराष्ट्र से लगे हुए जिले और महाराष्ट्र के कारण फिर हमारा इंदौर, हमारा भोपाल, और इंदौर हमारी कमर्शियल कैपिटल है। इंदौर में अगर संक्रमण फैलता है तो इंदौर से तत्काल वो उज्जैन भी जाता है, वो खरगोन भी जाता है, वो खंडवा भी जाता है, वो रतलाम भी जाता है, धार भी जाता है, तो आसपास फिर फैलता है। लेकिन अब इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते, फैला है धीरे धीरे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अब मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। अब एक सीमा को दूसरी सीमा से अलग नहीं किया जा सकता है या रोका नहीं जा सकता है। मेरा आखिरी सवाल, आप मामा कहलाते हैं शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत से ऐसे आपके भांजे और भतीजे हैं। हाँ, बहुत से आपके भांजे और भतीजे हैं 10वीं और 12वीं के, जो CBSE परीक्षाओं को लेकर चिंतित है। क्या मामा भी चिंतित है? क्या ये परीक्षाएं होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसी परिस्थितियों में जब संक्रमण इतना भयानक फैला है, मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूं कि इस समय परीक्षाएं हो। इसलिए 10th के 12th के एग्जाम हमने अनिश्चित काल तक के लिए रोक दिए हैं। जब स्थिति सामान्य होगी तब बच्चों की परीक्षा हम लेंगे। जान बच्चों की बच जाए, वो सुरक्षित और स्वस्थ रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। परीक्षा जीवन है तो होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए, और ऑल द बेस्ट ABP न्यूज़ की तरफ से कि आप मध्य प्रदेश में इस कोरोना ने जो विकराल रूप लिया, इससे बहुत शानदार तरीके से लड़े और इसे ख़त्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज जी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।